नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जॉस हिंदी में। मैं हूं गीत आपके साथ और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। राजधानी काबुल में तालिबान के दाखिल होने के बाद अफगानिस्तान छोड़ने के लिए हजारों अफगान और विदेशी नागरिकों की भारी भीड़ हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गई थी और उनकी बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। सप्ताहांत पर मुल्क की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के सभी सरहदी रास्ते बंद कर दिए थे। ऐसे में बहुत से लोगों के लिए देश छोड़ने का इकलौता रास्ता सिर्फ और सिर्फ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर ही जाता था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अमेरिकी सेना का कंट्रोल रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति पर उसका नियंत्रण कैसा है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 2 दिन पहले के बयान से आसानी से समझा जा सकता था। इस एयरपोर्ट पर बीते 10 दिनों से अफरा तफरी का आलम रहा है। हजारों लोगों की भीड़, चीख पुकार, कभी गोलीबारी तो कभी भगदड़, और आज जो हुआ उसने पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो आज देखी गईं, उसके बाद चिंता अब ये सताने लगी है कि लोगों को अब यहां से निकालना क्या वाकई मुमकिन होगा। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली। इस हमले में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है, जबकि बड़ी संख्या में लोग इंजर्ड हुए हैं। बताया जाता है कि एक दूसरे धमाके में भी एयरपोर्ट के गेट के बाहर तैनात अमेरिकी सैनिकों को टारगेट किया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि इस हमले में अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं। और इन सब के बीच विदेशी दूतावासों ने अपने अपने नागरिकों को इस एयरपोर्ट से दूर रहने की अब सलाह दे दी है। हालांकि इन आत्मघाती हमलों से पहले ही ये सलाह दी गई थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान में अब नई जंग शुरू हो गई है, और इस जंग के शुरू होने के बाद जब इस पूरी जंग को खत्म करने के लिए आज जब चिंतन शुरू हो चुका है, मंथन शुरू हो चुका है, तो फिर क्या कोई उम्मीद की किरण वाकई इस पे नजर आती है? आज का स्ट्रेट टॉक होगा इसी पर। आइए करते हैं शुरुआत। तो वाकई जिहादियों ने अपना रंग दिखा ही दिया है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल करने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि अब अलकायदा और आईएसआईएस जैसे जो संगठन हैं अब वो फिर से स्ट्रांग होने लगेंगे, यहां पर अपने जो पैर हैं वो जमाने लगेंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मैं बात करूंगी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि अफगानिस्तान की धरती से इस्लामिक स्टेट का सफाया कर दिया गया है। तालिबान ने तो साफ साफ कहा था कि वो इस्लामिक स्टेट को अपने देश में पांव पसारने की परमिशन हरगिज नहीं देगा। ऐसे में माना जा रहा था कि आईएसआईएस ने माना जा रहा है कि आईएसआईएस ने आज के हमले से कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर दी है कि अफगानिस्तान की धरती पर वो अब भी एक सबसे बड़ी ताकत है। अफगानिस्तान फिर से अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथियों का अड्डा ना बन जाए, इसके लिए पश्चिमी देशों को आज एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन क्या अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का सीधा मतलब अलकायदा और आईएसआईएस के अड्डों की वापसी और पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होगा? शायद उसका जवाब हमें अब मिल चुका है। कुछ ऐसे ही सवाल जिस पर आज हम बात करेंगे, चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स जरा उस पर नजर डालें और उसके बाद इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपनी जो राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। सो आप इन सवालों पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल ये कि अब अफगानिस्तान का आंतरिक संकट आखिर हल होगा तो कैसे होगा? सवाल ये कि बदकिस्मत अफगानियों के हाथ में अब क्या रह गया है? बहुत ही हार्ट रेंचिंग तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं। 31 अगस्त, जी हाँ, ये तारीख हर दिन निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि 31 अगस्त से पहले एक डेडलाइन की तरह है जहां पर सभी देश जो है वो इवैक्यूएट करने के लिए एक मिशन की तैयारियां जो है उन तैयारियों में थे, लेकिन अब वो मिशन भी जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सो 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट पर आखिर किसका कब्जा होगा? सवाल ये कि इसके बाद भी अफगान नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत होगी? क्या आपको लगता है ऐसा, या फिर तमाम अफगानियों को तालिबान हुकूमत में घुट घुट कर अब जीना होगा? सवाल ये भी कि तमाम देशों के इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, उस रेस्क्यू मिशन के बाद अफगानिस्तान में जो रह जाएंगे उनके साथ आखिर क्या होगा?
सवाल ये भी कि तालिबान की मौत के साए में क्या वाकई उम्मीद की कोई किरण अभी बाकी नजर आती है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बहुत ही हार्ट रेंचिंग तस्वीरें जो हमें लगातार 10 दिनों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि देखिए जब मैं बीते रविवार की बात करती हूं, जब तालिबान ने अफगानिस्तान को रूल किया था और उसके बाद एक भगदड़ मच गई थी और हम देखते हैं कि वो उस प्लेन में भी कई लोग चढ़ गए और 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और एक जो भगदड़ वहां पर मची हुई थी, वहां पर हम उन बुजुर्गों को भी देख सकते थे, उन मासूमों को भी देख सकते थे, हम महिलाओं को देख सकते थे। और उसके बाद लगातार 10 दिन जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हर देश के यहाँ पर चल रहे हैं, उसके बाद आज के इन सुसाइड बॉम्बर्स अटैक्स के बाद हम देखते हैं कि उन रेस्क्यू ऑपरेशन को तत्काल रोक दिया गया। हालांकि 2 दिन पहले ही लगातार ये एक अलर्ट, टेरर अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि कभी भी कोई भी बड़ा धमाका यहां पर हो सकता है। सो अलर्ट यहां पर जरूर था और आप देख ही सकते हैं कि इस अलर्ट के बावजूद भी ये इतनी बड़ी घटना घट गई और कितने ही मासूम लोगों की जो है वो जान चली गई। इस अटैक से पहले की जो तस्वीरें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी उससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। वो आपके जहन में भी ज़रूर होगा कि हम इन 10 दिनों के भीतर जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर बस किसी ना किसी तरीके से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं बात यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट की करती हूँ, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो वहां पर बड़े बड़े नाले हैं और जो वहां पर फेंसिंग वॉल्स लगाई गई हैं, वहां पर एक भारी भरकम भीड़ जो है वो लगातार देखी जा रही थी और वहां पर जो ट्रूप्स लगे हुए थे, जो वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर जो सैनिक वहां पर मौजूद थे, वो इन लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे थे, बच्चों की मदद कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे। और मैं उन महिलाओं का भी जिक्र करूंगी जो बिना सोचे समझे अपनी जो जान को उन सैनिकों के हाथों में दे रहे थे कि हम बच पाएं या ना बच पाएं, लेकिन हमारे बच्चे बच जाएं। सो वो जो तस्वीरें हैं वो वाकई हमें अंदर से दहला देती हैं और ये सोचकर भी हमें काफी डर लगता है कि इस वक्त वहां पर जो वो लोग हैं, उनके मन में, उनके जहन में कितना डर, कितना खौफ होगा कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये आत्मघाती हमला जिन्होंने वाकई चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि आखिर अब होगा तो होगा क्या। ये जो जंग शुरू हो चुकी है, हालांकि लगातार आप अच्छे से जानते हैं कि तालिबान और आईएसआईएस के जो रिलेशंस है वो किस तरीके के, 36 का आंकड़ा है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के रूल करने के बाद आईएसआईएस की ओर से बधाइयां अलकायदा की ओर से जरूर दी गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो उन्हें तंज भी कसते नजर आए, अमेरिका का पिट्ठू उन्हें कहते नजर आए। सो हम देख सकते हैं कि एक आंकड़ा जो है, एक जो 36 का आंकड़ा है, वो उन दोनों के बीच में हमें नजर आता है। और आज लगातार जब अफगानिस्तान में तालिबान के रूल करने के बाद उसके प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती पर हम हरगिज इस तरीके की हरकतें होने नहीं देंगे। सो आज क्या हो गया है, उसने हमें क्या बता दिया, उसने दुनिया को किस तरीके का संदेश दे दिया है। पश्चिमी देश जो इससे लगातार जूझ रहे हैं और इस जंग को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अब आगे क्या करेंगे? क्या वो घुटने टेक देंगे इनके सामने? आईएसआईएस, अलकायदा का बढ़ता रुतबा पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, दुनिया के तमाम पावरफुल कंट्रीज को क्या संदेश दे रहा है? मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो जरूर कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। और ताजा जो घटना अभी फिलहाल घटी हैं, लगातार 3 अटैक, एक कजाकिस्तान और उसके बाद काबुल में 2 अटैक होते हैं, सुसाइड बॉम्बर जिन्होंने ये अटैक किया। और उसके बाद आप स्थिति का आकलन खुद कर सकते हैं कि स्थिति वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक बन चुकी है और डेफिनेटली यहाँ पर उन पावरफुल कंट्रीज के लिए भी, खासकर यूएस के लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि अब आगे होगा तो होगा कैसे। अब तो सिर्फ ये सोचकर भी हैरानी होती है कि 31 अगस्त तो सिर्फ एक डेडलाइन है और 31 अगस्त के बाद वहां पर जो रह जाएंगे, आखिर उनका होगा तो होगा कैसे? क्या वो भी अब घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अफगानिस्तान में रहने वाले अफगान लोग जो इस वक्त दूसरे देशों में लगातार पनाह ले रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में जाकर भी वहां पर गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से एक शेल्टर मिल जाए।
इंडिया में भी जो सिचुएशन है, यदि मैं वो आपके सामने रखूं, दिल्ली में यूएनएचसीआर के सामने लगातार हर दिन अफगान जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, हाथों में तख्तियां लिए, और उनका साफ तौर पर यही मानना है कि अब हम जाएं तो जाए कहां पर, हमें ना हमारा कोई देश है, ना हमारी कोई नागरिकता है, और अब हमारा क्या होगा। वो किसी भी कंट्री में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने देश वापस नहीं लौटना चाहते हैं। खैर, क्या वाकई उस देश को अब देश भी कहेंगे? एक लड़ाई इस वक्त पंजशीर वैली में चल रही है, और वहां पर तालिबानियों के सामने ये लोग घुटने टेकने को मजबूर नहीं हैं विरोधी। लेकिन हम जब ओवरऑल अफगानिस्तान की बात करते हैं तो चिंता वाकई बहुत ज्यादा हार्ट रेंचिंग जो तस्वीरें हैं हमें अंदर से हमें अंदर से दहला रही हैं, और ये सोचने को मजबूर कर देती हैं कि अब आगे होगा तो होगा क्या। खैर, आज इन बदकिस्मत अफगानियों के हाथ में क्या कुछ रह गया है। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद दिस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज के इस विषय से जुड़े जो तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले रखे थे, हालांकि वो लगातार फ्लैश होते रहेंगे, आप उन सवालों पर जरा गौर कीजिएगा और अपनी राय और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कि आपका अपना विचार अब क्या है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आखिरकार जिहादियों ने अपना रंग दिखा ही दिया है। अब तो सिर्फ यही रह गया है कि क्या वाकई अब कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। अफगानिस्तान का ये जो आंतरिक संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ये हल होगा तो होगा कैसे। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का सीधा सा मतलब यही था कि अलकायदा के अड्डों की वापसी और पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल जो अब हो रहा है, उसका जवाब हमें इन धमाकों ने दे दिया। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से विदेशी नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया तेज हो गई थी, और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वार्न किया था कि 31 अगस्त की डेडलाइन कायम है, इस तारीख तक अमेरिका समेत नाटो की सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। अफगान लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर जाने से रोका गया। इस बीच बाइडेन ने भी बीते मंगलवार को अपने रेस्क्यू मिशन को तेजी देने की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन मिलकर काम कर रहे हैं, और अगर मिशन 31 अगस्त के बाद भी जारी रहता है तो इसका टाइम टेबल बनाने को कहा गया है। उन्हें डर था कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिकी या नाटो सैनिक अफगानिस्तान में रह जाते हैं तो उन पर आतंकी हमले हो सकते हैं, जो कि हुआ भी है। खैर, अभी इस वक्त अब अलग अलग एजेंसियां आकलन कर रही हैं कि आखिर कितने लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, कितने लोगों को निकालना जरूरी है। इनमें वो अफगान भी शामिल है जो किसी न किसी स्तर पर अमेरिका के सपोर्ट वाली सरकार का साथ भी दे रहे थे। ऐसे लोगों को जान का खतरा बताया गया। कितने लोग फंसे हैं इस समय अफगानिस्तान में, वो आपके सामने अगर हम रखें तो आप ही खुद जानते होंगे कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बीते मंगलवार को प्लान घोषित किया था, जिसमें उन्होंने 6000 अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक निकाल लेने की घोषणा की थी। ये सैनिक जो हैं वो अमेरिकी अधिकारियों और उनके अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए ही काबुल लौटे थे। अब इसमें तालिबान मदद उन्होंने की या नहीं की ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन बाइडेन ने अप्रैल में भी कहा था कि 2500 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं और 20 साल चले युद्ध के बाद उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। जब तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान की प्रांतीय राजधानियों के साथ साथ 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया तो अमेरिका को अपने लोगों को निकालने के लिए अतिरिक्त सैनिक भी भेजने पड़े थे। इस समय हर 45 मिनट में एक यूएस फ्लाइट उड़ान भर रही थी। मंगलवार शाम तक भी 70,700 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया। 4000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों और उनके परिवारों को निकाला गया। अब भी हजारों वहां पर फंसे हैं, और इस बीच यहाँ पर वहां के जो कांग्रेस के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि 10,000 के आसपास अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में थे। ये साफ नहीं है कि जिन 4000 लोगों को निकाला गया वो सूची में शामिल हैं या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में रिफ्यूजी और रीसेटलमेंट एक्सपर्ट्स के हवाले से 3 लाख अफगान लोगों को खतरे में बताया गया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इनकी जान खतरे में पड़ गई। डेडलाइन तक कितने लोगों को निकाला जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 31 अगस्त तक सैनिकों की वापसी मुश्किल है। काबुल में मौजूद सैनिकों में मरीन और पैराट्रूप्स शामिल हैं और वो अपनी स्पीड बढ़ाते नजर आते हैं, पर इसके बाद भी रफ्तार काफी कम है। जो बाइडेन के मुताबिक 14 से 24 अगस्त तक 70,000 लोगों को निकाला गया, और इसमें अमेरिकी नागरिक, नाटो सैनिक और अफगान लोग भी शामिल रहे जो खतरे में थे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को निकाला जाएगा, पर उनके अधिकारी कहते हैं कि जो अफगान नागरिक खतरे में हैं उन्हें भी वहां से बाहर निकाला जाए।
पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि पेंटागन का मानना है कि वो सभी अमेरिकियों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकाल लेगा। पेंटागन ने 500 अफगान सैनिकों को बाहर निकालने का भरोसा दिलाया, जो काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे थे। अब इस हफ्ते रेस्क्यू मिशन की स्पीड बढ़ाई गई और रोज 20,000 लोगों को काबुल से निकाला गया। और इसके बाद भी 31 अगस्त तक सबको निकालना अब तो खैर वाकई मुश्किल लगता है। लेकिन जो बाइडेन ने इन अटैक्स के बाद भी कहा है कि हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी और जो प्रॉमिस हमने किया है उस प्रॉमिस को हम पूरा करके निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 31 अगस्त और अभी फिलहाल आप जानते हैं कि G7 की समिट में भी इस डेडलाइन को, इस तारीख को एक्सटेंड करने की बात सामने हुई थी, लेकिन उसमें एक आपसी सहमति बन नहीं पाई। हम देखते हैं कि जहां तक बात इन अटैक्स की है, इन अटैक से पहले 2 दिन से पहले ही लगातार ये टेरर अलर्ट यहां पर जारी किया गया था और उस टेरर अलर्ट के रहते हम देखते हैं कि कनाडा हो, चाहे वो फ्रांस हो और दूसरे जो कंट्रीज हो, उन्होंने अपने अपने रेस्क्यू मिशन को उसी वक्त वहां पर स्टॉप कर दिया था। और इन अटैक के बाद तो अब स्थिति देखिए, इंडिया ने भी अपने रेस्क्यू मिशन को फिलहाल वहां पर रोक दिया है, जो कि सही भी था कि ऑल ऑफ सडन रेस्क्यू मिशन को यदि रोका नहीं जाता तो अटैक्स वहां पर और हो सकते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि अब रेस्क्यू मिशन किस तरीके से दोबारा से शुरू किया जाएगा और स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। 31 अगस्त के बाद जो छूट जाएंगे उनके साथ आखिर क्या होगा। इन अनलकी अफगानियों के हाथों में आज क्या रह गया है, कैसी होगी अब इनकी आगे की जिंदगी। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। जो छूट जाएंगे उनके साथ क्या होगा। माना जा रहा है कि रिफ्यूजी सेटलमेंट ग्रुप एसोसिएशन ऑफ वाटर टाइम अलाइज, इनको लगता है कि करीब 2.5 लाख अफगान नागरिकों ने अमेरिकी प्रयासों में काफी सपोर्ट किया और इनमें से सिर्फ 62,000 लोगों को निकाला जा सका है। तालिबान कहता है कि वो अफगान लोगों पर बदले की कार्रवाई नहीं करेगा। इसके बाद भी डर तो अभी भी यही बना है कि अमेरिका के समर्थन वाली सरकार की मदद करने वाले लोगों पर हमले होंगे, उनकी जान को खतरा होगा। और इनमें अनुवादक समेत सैनिक और अधिकारी भी शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अभी सोमवार को कहा था कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भी अमेरिका तालिबान पर दबाव डालकर खतरे का सामना कर रहे अफगान लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी रखेगा। लेकिन इन अटैक्स के बाद खतरा तो बढ़ चुका है, तो अब ये प्रक्रिया आखिर कैसे जारी रहेगी। सवाल ये कि क्या तालिबान पर अमेरिका किसी तरीके का अब क्या दबाव बनाएगा। माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन और उनकी जैसी सोच रखने वाली सरकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है आज की तारीख में कि तालिबान शासन को अब मान्यता देनी भी है या नहीं। इस सवाल के जवाब में ही कई नतीजे भी आएंगे, जैसा कि क्या तालिबान अफगान की पुरानी सरकार की तरह विदेशी एजेंसियों को काम करने देगा या नहीं। तालिबान और अमेरिकी सरकार के बीच 2020 में हुए एग्रीमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका तालिबान को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देगा। और इसके बाद भी वॉशिंगटन ने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप से कुछ मुद्दों पर बात की, जैसे कि काउंटर टेररिज्म। CIA डायरेक्टर विलियम्स बर्न्स ने अभी बीते सोमवार को ही काबुल में तालिबान के लीडर अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि तालिबान इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूहों को सपोर्ट नहीं देगा। और वहीं रेस्क्यू मिशन के लिए अमेरिकी डिप्लोमैट्स और कमांडर तालिबान अधिकारियों के साथ अभी कांटेक्ट में थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही आईएस लगातार चढ़ा हुआ है और इस आतंकी समूह ने अपने समर्थन वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए तालिबान के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाया था। अपने पोस्ट के माध्यम से लगातार आईएस के ये समर्थक तालिबान की लगातार बुराइयां कर रहे थे। आईएस के समर्थन वाले मीडिया समूहों ने भी 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में कुछ 22 प्रोपेगेंडा पब्लिश किए आर्टिकल्स। इनमें से अधिकतर पोस्टर्स की शक्ल में रहे और आईएस ने 19 अगस्त को भी ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि तालिबान अमेरिका का पिट्ठू है। इस्लामिक स्टेट ने यह भी साफ किया कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो तालिबान नहीं बल्कि अमेरिका की जीत है, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत कर इस सफलता को पाया। आईएस के समर्थक तालिबान पर अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज शिया हजारा समुदाय के साथ सुलह पर भी
आक्रोश जताते नजर आए हैं। आईएसआईएस शिया हजारा की बात की जाए तो इस समुदाय को गैर इस्लामिक और विधर्मी बताता रहा है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान को सबसे ज्यादा खतरा आज आईएसआईएस से ही लग रहा है, और अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव ऐसे ही आगे बढ़ गया तो इससे तालिबान का असर भी कम होगा। और दूसरा, तालिबान अफगान धरती पर आईएसआईएस को रोककर दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी आगे कर सकेगा या कर सकता है कि वो आतंकी संगठनों को अब पनाह नहीं दे रहा। दुनिया में इस समय केवल तालिबान की ही चर्चा हो रही है और इससे आईएसआईएस को अपने अस्तित्व का खतरा डेफिनेटली महसूस तो हुआ ही होगा, और अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए शायद ये धमाके उनके लिए काफी हैं। डर को बेचने वाला ये जो आतंकी समूह है हर हाल में तालिबान को नीचा दिखाने की आज कोशिश में जुटा है। 1999 में स्थापित हुए आईएसआईएस को दुनिया ने 2014 के बाद से ही जानना शुरू किया, और इससे पहले सीरिया, इराक या बाकी दूसरे देशों में ही इसका प्रभाव नहीं था। आईएसआईएस के खरसान मॉड्यूल की बात करूं तो इसने भी पहले भी अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले किए, और इस आतंकी संगठन ने काबुल में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए घातक विस्फोट की जिम्मेदारी भी ली, जिसमें 68 लोग मारे गए और 165 घायल भी हुए। और जून में भी ब्रिटिश अमेरिकी के एक ट्रस्ट पर भी हमला किया गया, जिसमें 10 लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए थे। कुल मिलाकर आईएसआईएस और अलकायदा, इनका बढ़ता जो रुतबा, इनका जो बढ़ना ही है, वो एक खतरे का बड़ा संकेत देता हुआ नजर आता है। और फिलहाल इस वक्त अफगानिस्तान में जो एक इंटरनल क्राइसिस है वो तो लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। अब अभी तक तो सिर्फ हर देशों का एक ही मिशन था कि वहां से अपने लोगों के साथ साथ उन मासूम अफगानियों को भी रेस्क्यू किया जाए, उन्हें इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल उस मिशन पर ताले लग चुके हैं, और स्थिति जब तक क्लियर नहीं हो जाती है, संभल नहीं जाती है, तब तक इन मिशन को दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि अपने अपने नागरिकों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब ये कैसे होगा? एक तरफ तालिबान का डर लगातार उनके रूल करने के बाद जो काबुल एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं एक उनका साया जो है वो मंडरा रहा था, और लोगों में वो जो दहशत है, वो जो डर है, वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद अब तालिबान का तो कंट्रोल था ही, अब आईएसआईएस और अलकायदा, आईएसआईएस का जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जिन्होंने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, अब उनका भी एक अलग से खौफ। अब इस वक्त जो लोग वहां पर हैं, दूसरे देशों के अफगानी लोग, वो सिर्फ एक ही डर के साए में हैं, और वो डर है आईएसआईएस का। और ऐसे में अब आगे की जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि आईएसआईएस जो फिलहाल तालिबान को भी अब लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसे अमेरिका का पिट्ठू बताता है, और ऐसे में अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए, तालिबान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए वो अब आगे क्या करेगा। और ऐसे में तालिबान और अब आईएसआईएस और साथ ही साथ अलकायदा, इनका जो फिलहाल अभी एक डर पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इनके मौत के साए के बावजूद भी क्या अब उम्मीद की कोई किरण रह जाती है? तो यदि वो है तो वो कौन सी किरण है? डू कॉल अस एंड शेयर विद अस। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिहादियों ने अपना रंग दिखाया है, तो ऐसे में आतंकवाद के पैर पसारने का खतरा बढ़ा है। आतंक का नया अड्डा अब अफगानिस्तान बनेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात लगातार खराब अब होते जा रहे हैं, और लोग अभी तक तो हर हाल में देश से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं उनका जो सपना है धराशाही हो गया है। ताज़ा हालातों ने सब कुछ बयां कर दिया है कि खतरा अब बढ़ गया है, और ये पूरी दुनिया के लिए भी है। लोग बचने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा हुए थे, लेकिन इस बीच ताज़ा धमाकों ने दिल दहला दिया है। जैसा कि अमेरिका ने बड़े खतरे को लेकर चेतावनी पहले ही जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन धमाकों ने लोगों की जिंदगियां छीनी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद आतंकी संगठन अलकायदा के फिर उभरने का खतरा मंडराने लगा था। आशंका पहले ही जताई जाने लगी थी कि अलकायदा अब एक बार फिर से, और आईएसआईएस एक बार फिर से तालिबान की शह का फायदा उठाएगा और अफगानिस्तान में अपने पैर पसारेगा, और शायद अब वो होना शुरू हो गया है।
अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना हर जगह जिहादियों के लिए एक माना जा रहा है कि उत्साहजनक घटना है। क्यों है? दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए 20 साल के युद्ध से आतंकवादी संगठन अलकायदा की रैंक काफी कम हो गई और अब तक ये क्लियर हुआ है कि इस समूह के पास भविष्य में अमेरिका पर 9/11 के हमलों जैसे विनाशकारी हमलों को अंजाम देने की क्षमता नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1 जून की रिपोर्ट में कहा गया कि समूह का वरिष्ठ नेतृत्व सैकड़ों सशस्त्र गुर्गों के साथ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है इस वक्त। और ये नोट किया गया कि तालिबान जिसने 11 सितंबर के हमलों से पहले अलकायदा के लड़ाकों को आश्रय दिया था, दोस्ती के आधार पर साझा संघर्ष, वैचारिक सहानुभूति और अंतर विवाह के इतिहास के आधार पर वो करीबी बने हुए हैं। अब मालूम हो कि पश्चिम का विरोध करने वाले ये जिहादी समूह अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से आज काफी उत्साहित नजर आते हैं, क्योंकि उन्हीं पश्चिमी ताकतों ने तालिबान और अलकायदा को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही तथाकथित इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों के लिए अब ये एक उपजाऊ जमीन के समान है। आप यूं कहें कि अब इन चरमपंथी संगठनों के लिए ये एक उपजाऊ जमीन है जो उन्हें अब मिल गई है और वो अब आगे भी इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, वो भी उत्साहजनक तरीके से। और शायद आज के इन धमाकों ने उसे प्रूव भी किया है। अफगानिस्तान अब अनेक चरमपंथी गुटों की शरणगाह बन सकता है और यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अब ओवर द होराइजन क्षमता की बात कहते रहे हैं। उनके सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने भी बताया था कि खुफिया समुदायों का मानना है कि अलकायदा के पास अमेरिका पर पहले जैसा हमला करने की क्षमता नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की कमजोर खुफिया क्षमता को चेतावनी की तरह लेना चाहिए। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन ने अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर कहा था कि तालिबान को वहां कोई जीत हासिल नहीं हुई, बल्कि अमेरिका ने इस मुल्क की कमान उन्हें सौंपी है। इस्लामिक स्टेट ने अपने साप्ताहिक अखबार अल नबा के 19 अगस्त के एक आर्टिकल में कहा कि ये अमन के लिए जीत है, इस्लाम के लिए नहीं। ये सौदेबाजी की जीत है, ना कि जिहाद की। आईएस ने नए तालिबान को इस्लाम का नकाब पहने एक ऐसा बहरूपिया करार दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका मुसलमानों को बरगलाने और क्षेत्र से इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस खत्म करने के लिए कर रहा है। और इससे पहले इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर ये आरोप लगाते रहे हैं कि तालिबान अमेरिका के घटिया कामों को अंजाम दे रहा है। और अपने ताजा बयान में आईएस ने यह भी कहा था कि वो जिहाद के अब नए चरण की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि उनका अगला टारगेट आखिर होगा तो होगा क्या। लेकिन जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी, उससे अंदाजा तो लगाया ही जा सकता था। और अंदाजा ये लगाया जा सकता था कि वो अफगानिस्तान की ओर ही संकेत कर रहे थे और ये उन्होंने आज प्रूव कर दिया। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी को कमजोर करने में तालिबान की अहम भूमिका रही है। खासकर साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान, अमेरिका और अफगान सुरक्षा बलों ने एक साथ मोर्चा खोला था, जिससे पूर्वी अफगानिस्तान में आईएस को अपना मजबूत किला गंवाना तक पड़ गया। और उसके बाद से ही इस्लामिक स्टेट तालिबान पर अमेरिका के साथ मिलीभगत करने का इल्जाम लगाता रहा है। फरवरी 2020 में तालिबान ने अमेरिका के साथ समझौता किया था कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे जिहादी गुटों को नहीं करने देंगे। और इसी पर इस्लामिक स्टेट ने कहा था कि वो ऐसे समझौतों से बंधे हुए नहीं हैं और अफगानिस्तान में अपना जिहाद वो जारी रखेंगे। और ऐसे में अपने उस ताज़ा संपादकीय में और क्या कुछ कहा था ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी गीत जी, मेरा कॉल लेने के लिए। इसमें मैं अपने थोड़े से जो मुझे समझ आती है वो मैं आपके सामने, आपके व्यूअर्स के सामने मैं रख देता हूँ। वो ये है कि अब देखिए कि इसमें मुझे तो कोई जल्दी कुछ इसमें हल होता हुआ देखिए दिखाई नहीं पड़ता,
क्योंकि इसमें अब तालिबान भी है, आईएसआई भी है और दूसरे भी, हम उनके वो नाम भी वो नहीं जानते हैं कि वो बहुत सारे ग्रुप्स उसमें आए हुए हैं और वो रोल प्ले कर रहे हैं। जी। तो वो आईएस का भी, तो और आईएस का और उसका जो तालिबान का, वो वैसे ही आपस में बहुत 36 का आंकड़ा कहते हैं, तो वो एक दूसरे को वैसे ही काटेंगे और उन्होंने वहाँ अपने पैर जमा लिए हैं। तो वो कोई बहुत जल्दी से वो जाने वाले नहीं है। उधर से आप देखिए कि वो जो ताजिकिस्तान है उसने वो जो पंजशीर है उसके लिए उन्होंने अपनी जो सपोर्ट है वो डिक्लेयर कर दिया, ओपन कर दिया कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए जो पहले हम सोच रहे थे कि जब उनको चारों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है ये तालिबानियों ने, तो वो ज्यादा देर तक हो सकता है कि वो रेजिस्ट ना कर पाए। लेकिन अब जब एक दूसरा एक कंट्री भी आ गई है और तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा उसमें कुछ हमें सिर्फ वही नहीं होगा कि थोड़ा उसमें से ज्यादा कुछ उनके पीछे कोई बड़ी और भी ताकत हो सकती है। सो जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वो अब वो उतने पंछी वाले उतने कमजोर नहीं रहेंगे हैं कि जितने वो हम उनको समझ रहे थे। तो इस तरह से वो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं। तो अब और वहाँ एक चीज और भी हमने देखी है कि वो जो 2-3 दिन पहले एक प्लेन भी आई जो जैक हो गया, बताइए, वो यूक्रेन का, वो पता नहीं वो ईरान गया, भगवान जाने कहाँ गया। मतलब कि वो सारी, और अब तो वो जो इनके जो पुराने हथकंडे हैं, बॉम्बिंग है, सुसाइड बॉम्बिंग है, वो सब कुछ आना शुरू हो गया है। तो वो जो अपना इनका जो ओरिजिनल मोडस ऑपरेंडी है ना जी, वो उन्होंने सारा दिखाना शुरू कर दिया। अब है तो सारा एक ही, अच्छा तालिबान ही करेंगे, वो भी वही करेंगे, सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे या तो वो दूसरा गोली मारेंगे, वो जो दूसरे हैं आपके वो आईएसआई, वो भी वही करेंगे। मतलब नाम चाहे अलग अलग हो लेकिन वो एक्शन उनके एक जैसे ही हैं। तो वो और आपस में भी उनका वो है कि बनती नहीं है। और अब जो हमें सुनने में आया है ना जी क्या कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ना उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप, क्योंकि वो शायद वो डेडलाइन पास है या वो जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकन हैं या दूसरे फॉरेनर्स हैं, वो थोड़े ज्यादा हैं, तो आप हमारी हेल्प करो, आप यहाँ से आप उनको वहां ले जाओ, पाकिस्तान, वो कराची ले जाओ, तो वहां से हम ले जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान भी किसी तरह से वो कह रहा है कि भाई किस तरह से मैं भी थोड़ा सा बीच में आ जाऊं, मैं गुड बुक्स में आ जाऊं, थोड़ा सा कुछ करूं। तो उसने भी मान लिया, कहता जी ठीक है, मैं कर दूंगा। तो वो मुझे लगता है कि वो वहां से वो थोड़ा सा अब उसके भी रोल होगा कि वो भी शायद अपने प्लेन भेजे और उनको निकाल के अपना वो पाकिस्तान ले आए। और अब जैसे ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रोल नहीं है, आप देखिए जैसे मैंने आपको ऐसे कहने भी लगा था, बात खत्म कर दी थी, वो पाकिस्तान का आईएसआई का जो चीफ है वो उनके साथ गवर्नमेंट के वो जो मिनिस्टर हैं उनके साथ वो नमाज पढ़ रहा है, उनके साथ मीटिंग कर रहा है। तो वो उसके मतलब नंबर ऑफ वेज जो हमें देखने को मिला ना कि वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम दूर रहना चाहते हैं। तो वो तो बहुत सारे उन्होंने प्रूफ भी दिए, मुंह से वो कहते हैं लेकिन एक्शन में वो बिल्कुल उनके साथ ही थे। और एक चीज फिर आप देखिए कि अब ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी दूसरे मदद करे, चाहे भारत करे, यूएस करे और दुनिया सारी करे, और इस्लामी कोई नहीं कर रहा। मजेदारी की बात है। और पता नहीं वो 50-60 जी सर, बिल्कुल सर, हमने इसकी बात बिल्कुल की थी, हमने अभी 2 दिन पहले ही इस पर की थी। सर जल्दी से अपनी बात रखिएगा, ब्रेक पे जाना है मुझे। एग्जैक्टली। तो नहीं कहने का मतलब तो क्यों नहीं कर रहे, वही उस पर आ रहा हूँ। वो तो बात तो की, लेकिन ये तो नहीं हमने ये तो मतलब कि निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे ना। क्या ये रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि नहीं कर रहे हैं? वो ठीक है भाई, वो नहीं कर रहे हैं तो कर क्यों नहीं रहे? अब क्यों, अब वो इतनी देर वो यहाँ रहे 20 साल, उनको प्रॉब्लम नहीं, कोई सऊदी अरेबियन या दूसरे ने आग लगाने के लिए तो पाकिस्तान भी आ गया, दूसरे भी आ गए, जी बिल्कुल, बुझाने के लिए कोई नहीं आया। बुझाने के लिए कोई नहीं आया। और अब भी सिर्फ नहीं दीजिए, एक चीज और भी है बड़ी। जी सर, मुझे फिलहाल ब्रेक के लिए सर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जी मैं या तो आपको ब्रेक के बाद सर सुनूंगी, आप अपनी तफसील से बात रखिएगा। जी थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक ने बाद जिहादी ने दिखा दिया अपना रंग। अफगानिस्तान की आज आंतरिक संकट के बाद, उन धमाकों के बाद लगातार चिंता बढ़ चुकी है अब, और इसी पर बात रखने के लिए इस वक्त भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अपनी बात जल्दी से फटाफट रखिएगा। चलिए ठीक है जी। अब जल्दी से तो अब देखिए कि अब चाइना ने भी इनको सपोर्ट कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया या वो कर दिया। अब वो लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके जी कुछ रिफ्यूजी ले लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, नहीं, वो इस मामले से मैं दूर रहा। और आप देखिए कि उसको जो हेल्प करनी है या रशिया को जो हेल्प करनी है, उनको ये हेल्प नहीं करनी है कि वही उनको वो फिनांस देंगे। उन्होंने अपनी वो सड़कें बनाएंगे, अपने वो दूसरे जो अपना जो लाइनें बिछाएंगे ताकि उनके ट्रक जा सके, उनकी रेलें जा सके। उनको ना तो पाकिस्तान से कुछ लेना देना, ना अफगानिस्तान से कुछ लेना देना है। वो अगर इनकी कर भी रहे हैं और फिर उनकी वो प्राइज भी लेंगे, तो वो इनको लग रहा है कि वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे अब यूएस तो इनको $3 बिलियन हर साल के दे दिया, और कुछ मतलब कि उसका कुछ मतलब कि कैश ही दे दिया, तुम जो मर्जी करो, वहां बिल्डिंग बना दी, तुम रहो, या स्कूल कॉलेज भारत ने बना दिए। तो वो उस तरह के वो लोग नहीं है, तो वो उन लोगों को वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और अब फिर एक चीज और भी मेरे मन में आ रही थी कि जैसे आपने कहा कि अब क्या है कि मतलब कि अब इनको कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए वैसे तो शायद वो होने वाला है नहीं बात, कि मान लिया उनको वो किसी तरीके से उनको डरा धमका के वहां से आप निकाल भी देंगे आईएसआई को या तालिबान को, वो फिर वहीं जाके बैठ जाएंगे, वो जो अपने बॉर्डर्स पे सब बुक कर लेंगे, और ये फिर वहां उनको फीड करना शुरू कर देंगे। भारत एक और मूर्ख बन जाएगा, ये फिर वहां वो उनका वो स्कूल कॉलेज बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने आप खुद कुछ नहीं करना। वो एक जैसे डिसेबल्ड बच्चा होता है ना, आप उसको पाल लो, उसको आप खाना खिलाओ, उसको कपड़े पहना दो, उसको घुमाने ले जाओ, रहता वो डिसेबल्ड ही है, छोड़ दो तो वो वहीं रह जाता है। तो अब ये 20 साल बाद भी ये बच्चे वैसे का वैसे ही है, वो जीरो निकला है। अगर आप फिर ऐसा इस तरह के कोई मूर्खता करते हैं, वो चॉइस तो देखिए, वो तो उनकी है, जो इस तरह का वो देख के भी नहीं करेंगे और समझ के भी नहीं समझेंगे, तो फिर वो प्राइस तो देखिए देनी पड़ेगी। हमें वो समझना होगा कि एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, ये उनका एक सेटअप है कि उन्होंने उससे आगे नहीं बढ़ना है, तो वो हमने देख लिया। तो अब तुम देख लो यार, तुम्हारे जो तालिबानी है, आईएसआई है, वो तुम पहले अपना जो हिसाब किताब है ना वो कर लो, हम बाद में आएंगे, हम बात देखेंगे, अब तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, तो तब आएंगे। हम ऐसे कूदने काटने वाला हम ये अब दोबारा से हम ये पागलपन करने वाले हम नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर उनको भी होगा कि अब इन्होंने तुम्हें जमीन पे फेंक दिया है, तो अगर हम आदमी नहीं बनेंगे, बंदा नहीं बनेंगे, तो फिर भाई हमारा अपना बुरा हाल होगा। जो बच जाएंगे, हो सकता है फिर ये हमारे साथ हाथ मिला लें, उनको समझ जाएंगे कि अब पैरों पर खड़ा हो सकता है, हमारे साथ हाथ मिलाने के काबिल है, हमारे कल दुनिया की ये जो सभ्यता देना चाहता है, सभ्यता को समझना चाहता है, तो फिर हो सकता है हमारा जीना हो जाए। तो अदरवाइज तो मुझे लगता है कि कूदना वो बेवकूफी होगी, चाहे यूएस के लिए और चाहे इंडिया के लिए। इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत महंगा सौदा है वो करने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस विषय पर बात एक्चुअल में हम कर रहे थे वो अब आपने कही है। एनीवे सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। नो प्रॉब्लम जी, थैंक। हम जी बिल्कुल, तालिबान इस्लामिक स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इनके रिलेशंस को समझना भी जरूरी हो जाता है। हम आज से 6 साल पहले की बात करें, 2015 की बात करें, जनवरी महीने में दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और तब इस्लामिक स्टेट ने अपनी खुरासान शाखा के गठन की उस वक्त घोषणा की थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, इनके कुछ हिस्सों को इतिहास में खुरासान के नाम से ही याद जाना जाता है। और तब ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ था कि इराक और सीरिया में अपनी जड़ें रखने वाले इस्लामिक स्टेट ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अरब दुनिया से बाहर अपने विस्तार की अनाउंसमेंट कर डाली। इस्लामिक स्टेट या दाइश पहला ऐसा बड़ा चरमपंथी संगठन है जिसने तालिबान के तत्कालीन नेता मुल्ला मोहम्मद उमर की सत्ता को ही चैलेंज कर दिया था। अब तालिबान के लड़ाके मुल्ला मोहम्मद उमर को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के आमिर उल मोमिन यानी कि वफादारों का लीडर माना जाता था। अलकायदा के नेताओं ने तालिबान की पनाह ली और वो मुल्ला मोहम्मद उमर की सत्ता को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन इस्लामिक स्टेट उनकी खुलकर मुखालफत किया करता था। आईएस का ये इल्जाम था कि तालिबान पाकिस्तान की आईएसआईएस के हितों को बढ़ावा दे रहा है और दोनों जिहादी गुटों के बीच कई मुद्दों को लेकर उनके क्लॉजेस थे। इस्लामिक स्टेट एक ऐसा चरमपंथी संगठन है जो ऐसे वैश्विक जिहाद की बात करता है जो किसी देश की सरहद से बंधा हुआ नहीं हो। आईएस का लक्ष्य
आज सभी मुस्लिम देशों और इलाकों के लिए एक राजनीतिक इकाई की स्थापना करना है। दूसरी तरफ तालिबान का जोर इस बात पर है कि उनके एजेंडे का दायरा केवल अफगानिस्तान तक सीमित है। अफगानिस्तान को विदेशी कब्जे से मुक्त कराना उनका घोषित लक्ष्य रहा है और तालिबान लंबे टाइम से इस बात पर जोर देता रहा है कि सभी विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान से चले जाना चाहिए और दोनों संगठनों के बीच धार्मिक मसलों पर भी मतभेद है। तालिबान मूलतः सुन्नी इस्लाम की हनफी शाखा पर अमल करने वाले लोग हैं और ज्यादातर सुन्नी अफगान इस धारा के लोग हैं और दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट जो सुन्नी इस्लाम की वहाबी शाखा को मानने वाले लोग हैं। आप खुद सकते हैं कि दोनों के बीच में उनके जो आइडियोलॉजीज है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफरेंसेस है दोनों में। अफगानिस्तान से उन सुरक्षा बलों के बाहर जाने से आज पूरी दुनिया में फैले पश्चिमी विरोधी जिहादी समूहों को एक बड़ा उत्साह जो है वो मिल चुका है, जिन्होंने आज से 20 साल पहले यहीं की जमीन पर तालिबान और अलकायदा को अस्थायी रूप से खदेड़ा था और इसके बाद इराक सीरिया में हार के बाद नई जमीन तलाश रहे कथित इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों से जुड़े लड़ाकों के लिए अब अफगानिस्तान के वो अनियंत्रित स्थान पैर जमाने का एक नया अड्डा बन सकते हैं, जहां तालिबान ने बीते दशक बिताए हैं। पश्चिमी देशों के सैन्य अधिकारी और राजनेता चेतावनी देते रहे हैं कि अफगानिस्तान में अलकायदा पहले से कहीं अधिक ताकत के साथ वापसी कर रहा है और वो वापसी कर चुका है। अफगानिस्तान फिर से अब अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथियों का अड्डा ना बन जाए, इसके लिए आज जरूरत है कि पश्चिमी देशों का एकजुट होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का सीधा सा मतलब अलकायदा के अड्डों की वापसी और पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए उनकी जमीन इस्तेमाल करने का होगा या कुछ और? शायद इस जवाब में ही इसका आंसर मिल जाता है। यहां आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और उस समय देश में एक तरह से बंदूक का ही राज था और उस वक्त 3 देश यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई, इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वैधता को एक्सेप्ट किया और तालिबान ने इस दौर में ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में चल रहे चरमपंथी संगठन अलकायदा को अपने यहां पनपने दिया और इस संगठन ने साल 2001 में यूएस में 9/11 के आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें कुछ बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हुई और करीब 3000 लोगों की मौत। एक अनुमान के अनुसार अलकायदा ने पूरी दुनिया से करीब 20,000 लोगों को अपने शिविरों में ट्रेंड किया और उन्हें अपने देशों में लौटकर घातक कारनामों को अंजाम देने के लिए तैयार किया और इस वजह से अलकायदा को आतंक का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और आज की तारीख में तालिबान खुद को सही मायनों में अफगानिस्तान के इस्लामी शासन के रूप में देखता है, शासक के रूप में देखता है एंड डेफिनेटली वो फ्यूचर में आगे चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे इसी पहचान के साथ एक्सेप्टेंस मिले। तालिबान पहले से ही कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार, आंतरिक कलह और संसाधनों के दुरुपयोग को खत्म कर देश में शांति, कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। बीते 20 साल पहले तालिबान की सत्ता इससे एकदम उलट थी। हाल ही में दोहा में तालिबान के साथ अफगान शांति वार्ता हुई जो बेनतीजा भी साबित रही और तालिबान की तरफ से मध्यस्थ को स्पष्ट किया गया कि जब तक वो खुद को अलकायदा से पूरी तरह दूर नहीं कर लेता तब तक उसे किसी प्रकार की एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। तालिबान का अब तक कहना रहा है या कहना रहा था कि ये काम वो पहले ही कर चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ऐसा कतई नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों संगठनों के बीच कबायली समुदाय के स्तर पर संबंध तो हैं ही बल्कि वैवाहिक संबंध भी हैं। हाल ही में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में तेजी से पैर पसारना शुरू किया, कई जगहों पर तालिबान के अफगान लड़ाकों के साथ विदेशी यानी कि गैर अफगानी लड़ाके भी दिखे और ये क्लियर है कि एक तरफ तालिबान का चेहरा बने उसके प्रवक्ता और मध्यस्थ बातचीत में व्यवहारिक और नरम रुख वाले दिखते हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर बदले की भावना आज भी उनमें है और यही वजह है कि बर्बर घटनाएं, बर्बर तस्वीरें, हार्ट रेंचिंग तस्वीरें हमारे सामने पल पल अफगानिस्तान से आ रही हैं।
12 अगस्त को भी एक तरफ जब तालिबान राजधानी काबुल की तरफ अपने पैर बढ़ा रहा था, अमेरिका में काबुल के उप राजदूत ने भी ट्वीट किया था कि दोहा में तालिबान का दिया बयान बंदशा, गजनी, हेलमंद और कंधार में उठाए गए उनके कदमों से मेल नहीं खाता है और हिंसा, डर और युद्ध इन्हीं के जरिए ताकत को अपने हाथों में समेटना उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देगा। सो आज जो सिचुएशन है उस आंतरिक संकट से अब हल कैसे निकलेगा, इस पर अब फिलहाल मंथन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिहादियों को रोकना अब पश्चिमी देशों के लिए क्यों मुश्किल है? तालिबान क्योंकि बेहद कड़े माने जाने वाले इस्लाम के शरिया कानून का पालन करता है, जिसके तहत उसका मूल उद्देश्य भी अफगानिस्तान के भीतर सत्ता कायम करना है, ना कि उसकी सीमाओं के बाहर शासन करना। लेकिन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट, इनके मकसद जो हैं वो तालिबान और अफगानिस्तान की सीमाओं से एकदम जुदा हैं। ये पॉसिबल है कि आने वाली तालिबान सरकार इन समूहों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि ऐसी संभावना भी है कि देश के कई इलाकों में उनकी हरकतें सरकार की नजरों में ना आए। सो उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुनार में अलकायदा समर्थकों की संख्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती है और खतरा ये बढ़ेगा तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब जरूर बनेगा। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही।